भूमाफियाओं से याराना पड़ेगा महंगा। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। नोएडा से देहरादून तक उस समय हलचल मच गई जब चर्चित गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर से जुड़ी कार्रवाई में नोएडा में करोड़ों रुपए की जमीन के लिंक उत्तराखंड में तैनात आईएएस और आईपीएस के परिवार से जुड़ गए हैं। यूपी सरकार के आदेश पर यूपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह पूरा मामला साल 2012 से शुरू हुआ, जिसमें नोएडा के चिठेरा गांव में दलितों व अन्य समाज के लोगों की पट्टे की जमीन पर जबरदस्ती अनुबंध कराए गए। बाद में फर्जी कागजों के आधार पर इन्हें दूसरे लोगों के नाम पर बेनामा करा दिया गया। ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स और भूमाफियाओं की साठगांठ से कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, उसकी भी पोल खुल गई है। ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कब एक्शन लेगी सरकार। आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दादरी थाने में गैंगस्टर एवं भूमाफिया यशपाल तोमर और एक महिला समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी उत्तराखंड में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के ससुर हैं और दूसरे वरिष्ठ आईएएस के पिता, जबकि एक अन्य आरोपी आईपीएस अधिकारी का सगा संबंधी बताया जा रहा है। इसके साथ ही मुकदमे में शामिल एक कंपनी उत्तराखंड के पूर्व सीएम के रिश्तेदार की भी बताई जा रही है, जिनके नाम 100 बीघा जमीन दर्ज है। पूरा मामला नोएडा के चिठेरा गांव में करोड़ों की भूमि घोटाले का है, जिसमें अब जांच शुरू होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन 3 नौकरशाहों के परिजनों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वो अलग अलग समय में हरिद्वार में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। गैंगस्टर यशपाल तोमर का धंधा उस वक्त हरिद्वार में फल फूल रहा था। हरिद्वार में उसकी जमीनों की खरीद फरोख्त का धंधा था। लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प लेता था। माना जा रहा है इसी दौरान यशपाल तोमर ने इन नौकरशाहों के परिजनों के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त का काम किया था। उत्तराखंड में इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सियासत भी गर्म होने लगी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी जहां जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की कार्रवाई बताकर अपनी सरकार का बचाव कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जीरो टॉलरेंस की नीति है और नोएडा मामले में जो कार्रवाई हो रही है वह उसी नीति का परिणाम है। इसमें कानून अपना काम कर रहा है और जिन लोगों ने भी ये घोटाला किया है, चाहे वे माफिया हों या कोई और हों, चाहे कितने प्रभावशाली हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और 2 आईएएस अधिकारी और 1 आईपीएस अधिकारी है और उनके परिजन इसमें शामिल हैं एफआईआर की लिस्ट में। और कहीं ना कहीं इनके तार यशपाल तोमर, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक अरबों करोड़ों की संपत्ति वाला व्यक्ति है, भूमाफिया है, उसके नाम या उसके साथ उनके तार जोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मामला बहुत गंभीर मामला है। अनुसूचित जाति के साथ दबाव बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है, उनकी जमीन को जबरन हड़पने का प्रयास किया गया है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से उत्तराखंड की राजनीति और शासन प्रशासन में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। 20 मई को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें जबरन कब्जा करने की, उन्हें डराने धमकाने और उसके आधार पर फर्जी बैनामा बनाने की। 8 अन्य लोग इसमें नामजद हैं यशपाल तोमर के अलावा, जिसमें से 3 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो उत्तराखंड के प्रशासनिक अफसरों के परिजन हैं, रिश्तेदार हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड के मुख्य सचिव को, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख करके हमने ये मांग की है कि तत्काल इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन अफसरों का इस केस से क्या कनेक्शन है, जिनके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, जिसमें सफेद पोश नेताओं से लेकर काले कोट पहनने वाले प्रशासनिक अधिकारी तक शामिल रहे। वरिष्ठ पत्रकार अविकल थपलियाल की माने तो उत्तराखंड में भी ऐसे कई मामले हैं
जिन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड के बड़े अफसर एक ऐसे भूमि घोटाले में उनके परिजन सामने आया है, उनका नाम, इसे लेके उत्तराखंड में काफ़ी हलचल भी है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारियों, भूमाफिया और दलालों का एक गठजोड़ उत्तराखंड में लंबे समय से काम कर रहा है और इसकी परिणति ये सामने आई है। और अगर इस मामले में जांच बहुत साफ हो जाए तो कई और भी लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। इस मामले में कुछ राजनेताओं के नाम भी आ रहे हैं कि उन्होंने इस मामले में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर उत्तराखंड पुलिस भी नजर बनाई हुई है, जिसमें अभी तक यही कहा जा सकता है कि मामला नोएडा का है और कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। जो उत्तराखंड में जो केसेस दर्ज हैं वो हरिद्वार में दर्ज हैं, एक थाना कनखल में है और एक जो थाना ज्वालापुर में है, जिसमें जान से मारने की धमकी देना, एक्सटोर्शन करना, उस तरह के उसमें धाराएं लगी हैं 384 वगैरह की। तो उसी की विवेचना जो है एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई थी। उसमें उसने एसटीएफ ने विवेचना से काफ़ी इसमें बड़ी जो है गुंडागर्दी और भूमाफिया गर्दी का जो है खुलासा किया था, जिसका प्रेस नोट भी आपको रिलीज किया था। उसके आधार पर इसको अरेस्ट भी किया गया और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही इसके डीएम हरिद्वार को उसकी संपत्ति आदि कुर्क करने के लिए एसटीएफ ने भेजा था। एम भास्करण, केएल संत, सरस्वती देवी, त्रिदेव कंपनी, करमवीर, यशपाल तोमर आदि के नाम हैं, जिनका जिक्र यूपी पुलिस की दर्ज की गई एफआईआर में शामिल है। योगी सरकार की सख्ती का असर उत्तराखंड में भी दिखना लाजमी है। जिन अधिकारियों के सगे संबंधियों के नाम एफआईआर आए हैं, वो सब हरिद्वार में भी तैनात रहे हैं। उन पर गैंगस्टर को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। ऐसे में धामी सरकार भी किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आगे का रुख अपनाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि गैंगस्टर यशपाल तोमर पर कानूनी शिकंजे की शुरुआत हरिद्वार से हो चुकी थी। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। करोड़ों की संपत्ति कुर्क है और जिस तरह से इसमें नाम भी आ रहा है कई लोगों का, 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और भी कई नाम जो कि धीरे धीरे सामने आएंगे। जांच होगी परत दर परत, उसके बाद कई सारे ऐसे चेहरे जो कि बेनकाब होंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डीके पाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा विपिन कैंथोला जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका विपिन जी। और साथ ही साथ हमारे साथ अवनीश प्रेमी, हमारे स्टेट हेड भी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। अवनीश, आपका भी बहुत स्वागत। और गरिमा जी भी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपको गरिमा जी मेरी आवाज आ रही है तो स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। सबसे पहले मैं अवनीश आप ही के पास आता हूं कि रिपोर्ट तो हमने दिखा दी है दर्शकों को, थोड़ा सा विस्तार से संक्षेप में समझाइए कि मामला कब से शुरू हुआ और अभी इस पूरे मामले पर डेवलपमेंट है क्या आखिर। देखिए सर, 1 महीना पहले यशपाल तोमर का नाम उत्तराखंड के बड़े भूमाफियाओं में आया था और उनके संबंध इस प्रकार सामने आए कि नेताओं के साथ साथ कुछ अधिकारी भी हैं जिनके साथ उनकी निकटता है। लेकिन शुरू में इस मामले को बहुत हल्के तरीके से लिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, यशपाल तोमर के खिलाफ तमाम मामले सामने आते गए और उसकी जो अंत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बीच में एंट्री होती है उत्तराखंड के कुछ अधिकारियों के परिजनों की, जिनके नाम यशपाल तोमर के साथ सामने आए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी शामिल है। उनको भी एक बड़ा भूखंड जो है उन्होंने खरीदा। तो ये तमाम चीजें, लेकिन इतना जरूर है कि अब सवाल इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं का उत्तराखंड में आना, यहां पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करना, गलत तरीके से उस संपत्ति पर काबिज होना, उस पर तो कार्रवाई की गई और 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को हरिद्वार डीएम ने कुर्क किया। 65 करोड़ की संपत्ति को आज कुछ करने के आदेश हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस हाई प्रोफाइल मामले में उत्तराखंड के 2 आईएएस अधिकारियों के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एक आईपीएस अधिकारी की माताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर अभी सरकार बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही। सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान नहीं आया जो उत्तराखंड के उन लोगों को मर्हम लगा सके जिन्होंने बड़े आंदोलन के साथ इस
प्रदेश को बनाया, लेकिन आज की तारीख में भूमाफिया नेताओं और अधिकारियों का गुठजोड़ इस प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। सरकार क्या चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, क्या एक्शन उसको लेना है, अभी कुछ भी साफ साफ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जी विपिन जी, जवाब दीजिए आप। सवाल यही पूछ रहा है विपक्ष भी, जनता भी, कि एक्शन कब लिया जाएगा। धीरे धीरे देखिए आप किस तरह से एफआईआर हुई हैं, अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हुए हैं, परिजनों के नाम जो संपत्ति उन्होंने की है, सारी चीजें विपिन जी सामने आ गई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार का इस पर क्या सोचना है, क्या रुख है, कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी की इस गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में नहीं है। देखिए मामला उत्तर प्रदेश का है, मामला उत्तर प्रदेश से चला है, दादरी से चला है, और जैसी दादरी में एफआईआर दर्ज हुई है और पता नहीं, उत्तराखंड में भी एफआईआर हुए हैं। सुनिए शंकर जी, आज कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी ने आज उसकी ज्वालापुर की संपत्तियों पर कार्रवाइयां की हैं। उन सब संपत्तियों को कुर्क करके अब शासन में ले लिया है। देखिए हमारी सरकार किसी भी प्रकार से, शंकर जी, हमारी सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पर किसी प्रकार से इस चीज को बढ़ावा मिले। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब भी कार्रवाई की बात हुई है, हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर हमने काम किया है और बड़े से बड़ी चीजें हुई हैं। नहीं, मुझे बताइए, ये जो चीजें कही जा रही हैं अभी, तीनों जो अधिकारी हैं वो हरिद्वार में डीएम एसएसपी के पद पर तैनात रहे, और उसी दौरान बताया जा रहा है कि जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने यशपाल तोमर की मदद की, और उसी के बल पर यशपाल तोमर ने उत्तराखंड में करोड़ों से ज्यादा की अवैध संपत्ति खड़ी कर दी। तो ये किसकी मिलीभगत से हुआ, ये बताइए थोड़ा सा। देखिए शंकर जी, जांच उत्तर प्रदेश से चल रही है, जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही, जांच उत्तर प्रदेश की एजेंसियां कर रही। और सर एफआईआर में 9 लोगों के नाम है, और इनकी चालाकी अफसरों की देखिए आप, सीधे सीधे इन्होंने अपने को इसमें हिस्सेदार नहीं बनाया। देखिए शंकर जी सुनिए, कोई भी अफसर हो, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा मछली हो, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, हमारी सरकार ने की कार्रवाइयों से बचने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया है, और ये यहाँ इस प्रकार की चीजें होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारी सरकार चल रही है, हम इसको बढ़ावा नहीं देते हैं, जो बढ़ावा देंगे उन पर कार्रवाई होगी, और हमने करके दिखाया। अभी विपिन जी 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। विपिन जी 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, सरकार की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है अभी। अवनीश जी सुनिए, उत्तर प्रदेश से ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्या इन अधिकारियों को बचा रहे हैं क्या आप लोग विपिन जी? उत्तराखंड में कार्रवाई हुई नहीं हुई, आज उनकी संपत्ति। नहीं तो ये अधिकारी कहाँ के? विपिन जी मैं गौरी एक मिनट, मैं एक सवाल विपिन जी आपसे कर रहा हूँ। जिन अधिकारियों का नाम सामने आया है, जिनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार की तरफ से अब तक बयान आ जाना चाहिए था कि उन अधिकारियों के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं, उनको छुट्टी पर भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। एक सरकार को अपना स्टैंड तो लेना चाहिए, अभी तक कोई बयान नहीं है सरकार की तरफ से। अरे बयान पीरों की सरकार थोड़ी ना है, हमने कार्रवाई की ना। आज कार्रवाई हुई थी क्यों? आपके सामने आप ही क्या कार्रवाई की है, चलिए बताइए। वो कार्रवाई यशपाल तोमर के ऊपर हुई है, भारतीय जनता पार्टी वो कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से हुई है। सरकार से कोई बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी, कोई ये सामान्य बयान है। सवाल विपिन जी ये है कि अभी तक सरकार की तरफ से, किसी भी तरफ से कोई भी बयान इसको लेकर क्यों नहीं दिया गया? पहला सवाल उनका ये था। दूसरा, कार्रवाई को लेकर आप स्पष्ट करिए, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, क्या आप लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सरकार का ही तो पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार सरकार का तो पार्ट है। सरकार ने दिशा निर्देश दिया तभी तो कार्रवाई सरकार का पार्ट है, लेकिन ये कार्रवाई यशपाल तोमर के खिलाफ हुई है, गैंगस्टर के खिलाफ हुई है, माफिया के खिलाफ हुई है। जिन अधिकारियों के नाम शामिल है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ विपिन जी। भाई मैं कह रहा हूँ ना, जांच चल रही है, अगर जो उनके नाम साफ आते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी कार्रवाई होंगी, चाहे कोई कितने से कितना बड़ा अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होगी। हमने करके दिखाया है। आप सुनो अफीस भाई, आप IAS अभी 2-3 IAS निलंबित किए या नहीं, बताओ। हमने अगर जो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार में पाया गया कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नहीं हो सके। ठीक है, मैं गरिमा जी आपको जोड़ना चाहता हूं। गरिमा जी, ये जो मिली भगत का खेल चल रहा है पूरा,
इससे तो देखिए आम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और किस तरह से ये गैंगस्टर यशपाल तोमर से अधिकारियों के संबंध थे, किस तरह से जमीनें ली गई और करोड़ों की ये संपत्तियां अर्जित की गई। गरिमा जी, ये देखिए चीजें धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं और सवाल हम वही पूछ रहे हैं। अवनीश जी ने भी वो सवाल पूछा कि भैया अभी तक कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आना, ये क्या दिखाता है गरिमा जी? नहीं, बहुत ही ये यही दिखाता है कि इस सरकार के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। मैं बताती हूँ कैसे। इन्होंने बात की कि हमने बड़े आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 2 महीने के अंदर ही पंकज पांडे और दूसरे जो आईएएस अधिकारी NH-74 में इन्होंने सस्पेंड किए, उनको 2 महीने के अंदर बहाल नहीं किया गया, बल्कि लॉलीपॉप पोस्टिंग्स और प्रमोशंस दिए गए। और वही त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सीबीआई जांच की बात कर रहे थे NH-74 में, वो बैकफुट पर आ गए। यानी कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ी गिरेबान में हाथ डालने के आईएएस अधिकारियों के। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री के सचिव है मीनाक्षी सुंदरम, क्योंकि निदेशक खनन है BL संस, क्योंकि DIG है राजीव स्वरूप, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसका गिरेबान पकड़ना चाहती है पकड़ती है, जिसका छोड़ना चाहती है छोड़ देती है। हरीश रावत का स्टेट है, अगर फॉरेंसिक लैब से जांच हो जाती है, पुष्टि हो जाती है कि ये फेक स्टिंग नहीं है, ये ऑथेंटिक है। वहीं त्रिवेंद्र रावत के स्टिंग हम सामने लाते हैं, उनके नजदीकियों के स्टिंग हम सामने लाते हैं, हम तमाम तरह के स्टिंग सामने लाते हैं और हम उसको पेन ड्राइव में विधानसभा के पटल पर रखते हैं और विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। आज 5 साल बीत जाने के बाद भी उन सीडीज की फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाई, जो रांची का केस त्रिवेंद्र रावत जी के ऊपर चल रहा है, झारखंड का। वही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तीनों ही रसूखदार आईएएस और आईपीएस हैं और ये मुख्यमंत्री के बगलगीर हैं। मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो विभाग है वो है खनन, और खनन के निदेशक हैं BL संस। मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम की बात मैं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि सारी आईएएस लॉबी को या सारी आईएएस कम्युनिटी को एक दागदार कर दिया इन अधिकारियों ने, क्योंकि हर आईएएस अधिकारी यहाँ बुरा नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। कोई कुछ आईएएस अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ और पूरे मनोयोग के साथ यहाँ के जनहित कार्यों में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर कई सवालिया निशान पहले भी उठे और अब भी उठ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का कोई जवाब ना देना या कोई आधिकारिक बयान 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार के प्रवक्ता या शासकीय प्रवक्ता की तरफ से ना आना, संगठन के अध्यक्ष का कोई बयान ना आना, कार्रवाई करेंगे। यशपाल तोमर की भूमि कुर्क करने से कौन सी बात है? वो दुनिया जानती है कि वो गैंगस्टर है, लेकिन आप अपने अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, ये उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि योगी सरकार ने एक्शन लिया है, FIR दर्ज कराया है उनका दादरी थाने में, आप क्यों सोते रहे? पुष्कर सिंह धामी और उनके पूरे मंत्रिमंडल, पूरी सरकार से हमारा प्रश्न, मुख्य विपक्षी दल का प्रश्न यह है कि आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे जब ये यहाँ इतनी बंदरबाट चल रही थी? और गंभीर मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि मामला अनुसूचित जवाब ले लेते हैं। अनुसूचित जाति के लोग इसमें संलिप्त हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को ये यशपाल तोमर विपिन जी अधिकारियों के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल करता रहा और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करती है। कहाँ सो रहे थे अधिकारी, कहाँ थी सरकार? और अभी तक ये पूरा जो खेल चल रहा था, नहीं अभी तक सोए तो कोई बात नहीं, अभी तक आप सोए थे कोई बात नहीं। योगी सरकार ने प्रहार किया, लीड दी है आपको, योगी सरकार ने आपको लीड दी है, कम से कम यहाँ लीड से आगे ले जाने का काम आपका है विपिन जैसला, आपकी सरकार का है। इसके बाद भी लीड नहीं पकड़ रहे हो, इसके बाद भी भ्रष्टाचार पे चोट नहीं करना चाह रहे हो, जीरो टॉलरेंस का पाठ आप सबको पढ़ाते हो, आप राजनीतिक शुचिता का, पारदर्शिता का पाठ सारे दलों को पढ़ाते हो, अनुशासन का पाठ सबको पढ़ाते हो, डुगडुगी और ढोल पीटते हो आप लोग राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता का। अभी तक आप जो सोए, लेकिन अब क्या कर रहे हो ये बताओ कि अब खुलासा होने के बाद क्या कर रहे हो? 24 घंटा पूरे मामले को बीत गया है। विपिन जी जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा। विपिन जी आपसे रोक रहा हूँ, DK पाल साहब को भी जोड़ लेते हैं। पाल साहब ठीक है पाल साहब, ये जो मुकदमे में जिन लोगों के नाम लिखे गए उनका जो सीधा संबंध है उत्तराखंड की नौकरशाही से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। और सवाल ये है सर कि यशपाल तोमर ऐसी क्या चीज है भाई, अधिकारियों के साथ मिलकर वो इतना बड़ा खेल करता रहा, किसी को खबर तक नहीं हुई? आप लोग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों की तो लड़ाई शुरू हुई थी जी, और आप जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कहती है, लेकिन सवाल हमारा वही था कि भाई अभी तक कोई बयान ना आना, इन अफसरों के जो नाम सामने आ रहे हैं, जो संलिप्तता पाई जा रही है, उस पर कोई बयान ना आना, कोई कार्रवाई ना करना, ये क्या दिखा रहा है? जी देखिए श्रीमान जी,
मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2011 से लेकर 2013 तक जिस प्रकार के देश के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार था, खासतौर से IAS अधिकारियों के साथ में, मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ में जो भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आपने देखा होगा बहुत बड़ा तख्ता पलट भी हुआ है। जड़ से जो लोग सत्ता में हुआ करते थे वो धरातल पे आ गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुरीद रहे हैं, वो सहयोगी रहे हैं, समर्थक रहे हैं। और आज फिर वही बात भारतीय जनता पार्टी के खेमे से उभर के आ रही है। ये लोग केवल उस अधिकारी की वहां पर नियुक्ति करते हैं जहां से ज्यादा माल पैदा होता है, जो इनके अपने होते हैं। और वो देखिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण है, गैंगस्टर से सरकार के लोग, यानी IAS अधिकारी लोग। सर, ये तो बड़े शर्म की बात है उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए, उन राज्य आंदोलनकारियों की शहादत के लिए ये बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिन्होंने भूखे रह करके, पैदल चल करके बहनों ने इस राज्य को लिया, और आज उसकी बंदरबाट करने के लिए उन्हीं के लोग जिनको चुन करके भेज रहे हैं उत्तराखंड की जनता, और वो मिलकर के जो है ना ऐसे क्रिमिनल लोगों के साथ में मिलकर के भ्रष्टाचार करने का काम रहे। गरीब लोगों के साथ में, SC ST के भाइयों के साथ में उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से ये दुर्घटनाएं हो रही है, उन पर जो एक तरह की वो होनी, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मैं समझना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इतनी निराश और इतनी इस राज्य के प्रति निराश और हताश क्यों हो गई है? क्या इनके राज्य के लोगों की चिंता नहीं है, जिन्होंने जो राज्य के लोग अभी भू कानून की बार बार मांग कर रहे हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। जब विपक्ष की बात आती है विधानसभा के अंदर बोलने की, तो विपक्ष जो है ना कुंभकर्ण की नींद सो जाता है, वॉकआउट करके गेट के बाहर बैठ जाता है और वॉक ओवर दे देता है भारतीय जनता पार्टी को। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा काम इस राज्य के अंदर। कैसे आप एक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आप कर्मचारियों के खिलाफ, आप RTO के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, RTO को जो चलाने वाला मंत्रालय है, जो सचिव है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करते हैं। तो ये इस राज्य के अंदर जो खेल हो रहा है, लूट का खेल, इस राज्य को बर्बाद करने का खेल, इस राज्य के ऊपर अंकुश लगाना भी इस प्रकार का अंकुश कि आगे न बढ़ पाए, ये राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य न बन पाए, उस प्रकार के कुक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो इस राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझना चाहता हूं, जब इतना बड़ा प्रकरण किसी भी राज्य से शुरू हुआ हो, लेकिन अगर हमारे राज्य के लोग, हमारे राज्य के अधिकारी, जिम्मेदार अफसरान अगर उसमें संलिप्त हैं, तो उनको तुरंत के तुरंत जो है ना बर्खास्त करना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, उन पर CBI की भारी भरकम जांच उत्तराखंड की सरकार की ओर से मांगनी चाहिए केंद्र सरकार की, क्योंकि इनके बस का तो है नहीं। इनको तो सुप्रीम कोर्ट और हमारा ये कोर्ट ही बोलता है, जो हमारे राज्य का नैनीताल का कोर्ट है, वही देता है हिदायत के करिए जांच उनकी, तो कैसे चलेगा? देखिए, पुलिस ने भला ही कोई कार्रवाई की हो, लेकिन सरकार का सामने ना आना, इस प्रकरण के खिलाफ जो इस राज्य के लिए भू माफिया के रूप में जिस प्रकार से लूट मचाई हो रही है, उनके खिलाफ ना बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं उस गैंगस्टर की आंच यहाँ के मंत्रियों पर जाती है और आंच जो है ना IAS अधिकारियों पर जाती है। तो हम मान सकते हैं कि इस पर जितनी जल्दी हो सकता है जांच बढ़ाई जाए। विपिन जी, आप जवाब दीजिए। आप ये चुप्पी क्यों? देखिए शंकर, मैंने कहा था शंकर, देखिए कल वहां से जांच शुरू हुई है, वहां से चीजें पता चली उत्तर प्रदेश से, जैसे जैसे यहाँ पर आई है। आज भी हमने कार्रवाई की, हमारी प्रदेश के अंदर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो क्लियर है ना विपिन जी कि इन अधिकारियों ने सीधे संपत्ति में अपना तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अवैध संपत्ति का जो बड़ा हिस्सा अपने परिजनों के नाम करवाया, ये चीज तो क्लियर है ना? इसमें भी डाउट है? देखिए ना, मैं जांच अधिकारी हूँ ना आप जांच अधिकारी हैं। जांच अधिकारी बताएंगे, उसके बाद ही तो बताएंगे नहीं। अरे आप बैठ जाइए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब ये कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने झंडे गाड़ दिया। अभी बंसल कौन है जिसको लाखों रुपए के टेंडर दे दिए, भ्रष्टाचार के नाम पर लाखों रुपए के टेंडर के लिए ऑडिट में, दिल्ली ऑडिट में आए हैं, है ना? अपनी बात छुपाने के लिए और ये बड़ी पार्टी के प्रवक्ता केवल चैनलों पर बैठ करके, अरे पहले आप आज ये बताइए ना, सबूत होने के बाद नहीं कर पा रहे, इसका जवाब दीजिए। बीच में नहीं बोला। देखिए अब आप ही कर लीजिए डिबेट। आपके बीच में तो नहीं बोला ना मैं, आपके बीच में बोला क्या? मैं आपके बीच में बोला जो आप बोले विपिन जी, बोले। मैंने आपको टोका क्या? नहीं, कुछ सवालों पर उनकी आपत्ति थी। आपत्ति क्या होती है? मैंने टोका क्या? आप अगर जो ऐसी डिबेट करना चाहते तो मैं ऐसे ही करता हूँ भाई। फिर तुम भी ना बोलो, हम भी ना बोले, ठीक है, फिर चलो आ जाओ।
नहीं विपिन जी, सवाल ये ना कि मूल प्रश्न पर आए, मूल प्रश्न पर आइए आप। 2-3 मूल प्रश्न थे, हमारे भी थे, गरिमा जी के भी हैं, डीके पॉल साहब के भी, अवनीश जी के भी हैं, सबके हैं। उनका जवाब देना आप लोगों को चाहिए, उसी का जवाब, घुमाइए मत बात को। अब सरकार बचाने के लिए कोई भाई बैठ जाए, कहे कि मेरी सरकार बचा दो, स्टिंग अपना खुद करवाए, कहे कि स्टिंग मेरी सरकार बचा दो, लूट लो प्रदेश को। ऐसा तो हमारे प्रदेश के किसी मुखिया ने किया नहीं है। जैसा कि कांग्रेस ने, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के उन लोगों को जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। उनको भाई टीवी स्टिंग अपने आप खुद करवा रहे हो, अपने आप ही उस व्यक्ति से सरकार बचाने की गुहार लगा रहे हो और कह रहे हो। कौन नहीं जानता उत्तराखंड के अंदर, कौन नहीं जानता उत्तराखंड के अंदर की कांग्रेस की सरकारें जब रही हैं कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना भ्रष्टाचार। अब आप चले गए उस तरफ विपिन जी, अब चले गए ना आप उस तरफ। देखिए सवाल ये है ना कि अभी तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना सर, अभी जवाबदेही किसकी है, कांग्रेस की है या आप लोगों की है, बताइए पहले। मैंने कहा ना, अरे जब सरकार थी कांग्रेस की, सवाल पूछा कांग्रेस से भी हमने। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो भी दोषी अधिकारी हो, जो भी कल्प्रिट हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अभी क्या ये बचाव की मुद्रा में सरकार है? देखिए खुलकर कोई बयान नहीं दे रहा, विपिन जी भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं और लगातार 24 घंटे से ज्यादा इस मामले को हो गए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था, क्योंकि अधिकारियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला है। एक संदेश भी उत्तराखंड में जा रहा है, पूरा गलत संदेश। सुबह से स्टार टीवी चैनल वालों ने तो मुझसे पूछ लिया शंकर जी। ठीक है विपिन जी, शंकर जी, अब हमें नहीं पता आप कब करेंगे। विपिन जी शांत हो जाइए, आप बोलिए, फिर मैं शांत हो जाइए। अवनीश आप बोलिए, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है। आप शांत हो जाइए विपिन जी, थोड़ा आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। वर्जन आपकी टीवी में चलता था, बताओ ना भाई, आप दिया कि नहीं दिया? आप कैसे बोल सकते हो कि अरे विपिन जी सुन तो लीजिए। विपिन जी सुनिए, एक मिनट, एक सेकंड शांत। अभी आप डीके पॉल जी को उनको आप टोक रहे थे, अभी आप खुद बीच में टोक नहीं रहे भाई। एक बात सुनो, मैं उनकी बात मैंने आराम से सुनी ना, मैंने उनको टोका नहीं। अवनीश जी का सवाल है आपसे, सुन तो लीजिए। पॉल साहब चुप हैं अभी। विपिन जी का सवाल है। विपिन जी सुनिए, पॉल साहब चुप हैं। हाँ अवनीश, विपिन जी हाँ सुन रहे हैं? बोलिए। विपिन जी, इस समय आपकी सरकार है, आप सत्ता पर काबिज हैं, आप प्रवक्ता हैं। अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरी तरफ से सीधा सा एक बयान आना चाहिए था कि नेताओं का, अधिकारियों का और माफिया का जो गठजोड़ है, ये पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान आपकी तरफ से आना चाहिए था। आप कह रहे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने की है, एक डीएम ने नहीं की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। अरे एक बात सुनिए, आप कह रहे हमारी सरकार ने कार्रवाई की, कल को कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आके कार्रवाई करेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट जज करेगा, आप कहेगा हमारी सरकार ने की है। आप तो हर चीज कवर करते हो ना, आप तो हर समाचार कवर करते हो। आईएएसओ पर भ्रष्टाचार की बात हुई, निलंबन हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अगर जो सहकारी, मैं आपकी बात नहीं सहकारी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आपने सुनिए, आपने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई है विपिन जी। आपको ये कहना चाहिए कि प्रदेश के साथ जो स्थिति है, नेताओं का, अधिकारियों का गठजोड़ दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हुई कार्रवाई, ये बयान आया, सिर्फ कार्रवाई होगी, करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, भाई इतना सामान्य सी बात। अगर जो भ्रष्टाचारी हुए, साबित हुए तो जेल जाएंगे। चले गए आईएएस अधिकारी, जेल नहीं गए, लेकिन भाई हमारी सरकार में कोई बचाने उचाने वाला काम नहीं होता है। अभी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सरकार की? आपको लगता है कि एक बयान आना चाहिए था? अभी तक इतना बड़ा मामला हो गया है, ये चुप्पी तो बहुत कुछ दिखाती है ना विपिन जी, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं सब लोग। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है सर, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेगा, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भूमाफिया से याराना महंगा पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि किस तरह की इस पर कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। विपिन जी, आप जवाब देना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। मेरा सवाल भी वही था कि भूमाफियाओं से जो याराना है वो महंगा पड़ना चाहिए इन अधिकारियों को, कोई भी अधिकारी हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम कर रही है। विपिन जी, आ रही आवाज आपको? बिल्कुल। देखिए शंकर जी, मैं तो पहले मिनट से ही कह रहा हूं कि कार्रवाई किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा कर्मचारी हो, कोई नेता भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से आप जिस प्रकार की बोल रहे थे कि बयान नहीं आया, मैं आज सुबह स्टार टीवी चैनलों को तो मैंने बोल दिया कि भाई अगर जो कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
जांच जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, जांच अभी हमको उत्तर प्रदेश से तमाम चीजों को क्लियरिफिकेशन कर रही है सरकार। नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा ना भैया सरकार आपकी है, वो जो जांच आप करेंगे उस पर भरोसा है नहीं उसको दरअसल। अरे विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, विपक्ष को तो साहब, विपक्ष को तो रामलला पर भरोसा नहीं है। विपक्ष की जो सोनिया गांधी है वो तो कहती है राम काल्पनिक थे। विपक्ष को तो किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि सीबीआई जांच करानी चाहिए। पंजाब में अगर जो सीबीआई जांच होती है तो वो कह देते हैं कि भाई सीबीआई तो केंद्र की है। तो ये तमाम चीजें ये तो कहते रहते हैं। ये कहेंगे कि ये जांच होनी चाहिए, फिर कहेंगे ये इनको तो किसी चीज पर भरोसा नहीं है। इनको देश की सेना के नहीं, उनका ये कहना है कि इन अफसरों में से एक दरअसल मुख्यमंत्री धामी के सचिवालय में तैनात है, इसलिए कार्रवाई करने से आप लोग डर रहे हैं। नहीं, इन अफसरों में से एक अफसर, एक डीआईजी, इन्हीं के टाइम पर सरकार में एसएसपी था साहब हरिद्वार में। हम अगर जो बोले तो इन्हीं के टाइम पर ढूंढ लीजिए। ये अगर जो ज्ञान अगर जो अपना पीछे की ओर दौड़ाएंगे तो पता चल जाएगा। देखिए कोई भी कहीं पर भी किसी भी स्तर पे हो शंकर भाई, कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई नहीं छूटेगा। अगर जो भ्रष्टाचार में पाए गए तो जेल भी जाएंगे, कार्रवाई अभी। हम क्या मानकर चलें विपिन जी, कितने दिनों में आप एक नजीर पेश करेंगे और कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो हमने कही थी वो करके दिखाई, आपने जनता में संदेश दिया। अगर किसी का भी याराना होगा इन गैंगस्टरों से, भूमाफियाओं से, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी क्यों न हो। ये संदेश क्यों नहीं जा रहा, ये बताइए ना। मैसेज तो नेगेटिव जा रहा है ना सर। देखो शंकर जी, हाँ। शंकर जी देखिए, एक आईएफएस से कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनके संबंध थे। उनकी वाइफ को टिकट भी दे दिया था इन्होंने। उनका नाम वन विभाग में किस प्रकार से लिया जाता है, उन पर कार्रवाई की, उनको निलंबित किया और दूसरे आईएफएस को भी निलंबित किया। अभी 2 महीने की बात है। आईटीओ ऑफिस में जाकर के लोगों ने शिकायत की कि शिकायतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी खुद गए ग्राउंड में जाकर के आईटीओ को सस्पेंड किया। आप अगर जो देखेंगे जांचें सहकारी समिति में कोऑपरेटिव की भर्ती में अगर जो गड़बड़ी पाई गई तो खुद मंत्री ने कहा कि नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए, जांच करवाई और उन पर निलंबित हुए। हमारी सरकार ही कर सकती है, कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती है। शंकर जी, हाँ गरिमा जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां तो लगातार हो रही हैं, इसमें भी आप तसल्ली रखिए, कार्रवाई होगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको। मैं वही तो कह रही हूँ, ओपनिंग कमेंट के बाद मेरे पास शायद आप आना ही भूल गए। 25 मिनट हो गया इंतजार देखते देखते मुझे कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसी चर्चा या डिबेट है जिसमें आप राम मंदिर या रामलला को अलग हटके भ्रष्टाचार पर या बेरोजगारी या महंगाई पर बात कर सके? आप लोगों को क्यों लगता है कि हर चर्चा से आप लोगों अब फिर आप टोक रहे हैं? अभी तक आप डी.के. पाल जी को कह रहे थे, अब अपनी सभ्यता का दायरा देखिए आप कि अपने लिए नियम कायदे कानून बदल गए आप। अब मुझे सुनने का सब्र नहीं है आपको कैंतुला जी। अभी क्या सोच कर सत्ताधारी दल के प्रवक्ता है तो सबको हड़का के रखेंगे क्या पैनल में? सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं तो डी.के. पाल जी को भी टोकेंगे, मुझे भी टोकेंगे, एंकर को भी टोकेंगे। आपकी पूरी हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ली और हमें केवल जो है गोलमोल जवाब मिला कि इस पर भी कार्रवाई होगी और उस पर भी होगी। विपिन कैंतुला करेंगे क्या कार्रवाई? जिन लोगों ने कार्रवाई करनी है वो क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं? जिन लोगों ने कार्रवाई करनी है और आरटीओ पे कार्रवाई करते, छोटी मछलियों पे कार्रवाई करते हैं। सहकारिता विभाग में इतना बड़ा नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ, धन सिंह रावत पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वॉरियर्स आज 60 दिन से सड़कों पर हैं, स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 4 धाम यात्रा का ये हश्र है, पर्यटन मंत्री पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? तो कार्रवाई में केवल छोटी मछलियों के आप लोग गिरेबान नापते हैं और कुछ नहीं करते। और मैं एक बड़ा मामला शंकर जी आपको और बताना चाहती हूँ। यूपीसीएल और पिटकुल के जो प्रबंध महानिदेशक हैं, जिनका नाम अनिल कुमार यादव है, वो मुख्यमंत्री के आंख के ऐसे तारा बने हुए हैं कि भ्रष्टाचार से चौतरफा घिरने के बावजूद एमडी साहब को 4 और विभागों का निदेशक बना दिया गया है। गोया ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर हुनर की कमी है, काबिलियत की कमी है या अधिकारियों का टोटा पड़ गया है। क्यों एक ही कंधे पर इतना ज्यादा बोझ आप लोग लाद रहे हैं कि अनिल कुमार यादव में ही आपको सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं? वो अनिल कुमार यादव जो ट्रांसफार्मर की खरीद घोटाले में आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, उनकी ट्रांसफार्मरों की संख्या पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है और कीमतों पर भी। उनके सुपुत्र को उन्होंने रख रखाव और मेंटेनेंस का जिम्मा दे रखा है, ठेका दिलवा दिया है अपने खुद के सुपुत्र को। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार
ने जांच बैठाई, लेकिन आज तक वो जांच रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आ पाई है और न घोटाले का कोई सबूत मिल पाया है। तो ऐसे में अब आप सोचिए कि अनिल कुमार यादव इतने बड़े अधिकारी हो गए आज पुष्कर सिंह धामी के लिए, और सुनने में आया है कि मोटा चंदा मोटी रकम गई है स्वयं सत्तारूढ़ दल को, इसलिए सबके सब मैनेज हो गए। जो भी जरा सा आवाज उठा रहा है इस पिटकुल के और पिटकुल के और यूपीसीएल के घोटाले पे, आज उत्तराखंड जूझ रहा है बिजली कटौती से। ऊर्जा विभाग को चाहिए था, लेकिन आज देखिए ऊर्जा विभाग करोड़ों के घोटाले में जा रहा है, करोड़ों के डेट में चल रहा है, कर्ज में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा भरोसा अनिल कुमार यादव पे किया जा रहा है। किसके चहेते हैं आखिर अनिल कुमार यादव? ये केवल यशपाल तोमर तक बात नहीं रुकती साहब, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और खादी से लेकर खाकी तक हर एक का गला नपेगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक हमाम में एक से लेकर एक सबके सब नंगे हैं ये। और मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि तार जुड़े हुए हैं सबके, अंदर तक तार जुड़े हुए हैं। अभी तो कुर्की की बात कर रहे हैं यशपाल तोमर की भूमि की है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि 4 तो उसके ऊपर मुकदमे हैं शहर कोतवाली हरिद्वार में। क्यों आज तक कोई आपने कार्रवाई नहीं करी? योगी सरकार दादरी में एफआईआर दर्ज कर सकती थी। तो हमारा सवाल सिर्फ कैंतुला जी आपसे ये है कि आप और आपके मुख्यमंत्री कौन सी कुंभकर्ण की टीम में सोए थे? और यदि आपको नहीं पता था इस पूरे प्रकरण के बारे में, तो ये भी आपका फेलियर है। एक मुखिया को अपने प्रदेश की हर एक जानकारी होनी चाहिए। एक मुखिया को पता होना चाहिए कि उसके अनुसूचित जाति के लोग किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। क्या आपका अनभिज्ञ होना आपको सक्सेसफुल बताता है? एक मुखिया है राज्य का, उसको क्या पता नहीं होना चाहिए कि उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं उसकी नाक के नीचे? अगर आपके धनबल को, बाहुबल को और आपके सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, तभी भी आप बहुत बड़े फेलियर हैं। ठीक है गरिमा जी, अब जवाब ले लेते हैं। बहुत से आरोप आपने लगा दिए। विपिन जी जवाब दीजिए, फिर पाल साहब के पास में जा रहा हूँ। बातें करना छोड़ दीजिए कैंतुला जी। हर डिबेट में आकर जो आप कांग्रेस के ऊपर खाऊंगा, आंखें बंद कर लूंगा, स्टिंग, राम मंदिर, रामलला, ये सारी बातें करके आप कुछ तथ्यों पर बात कीजिए ना। आप कब प्रहार करेंगे? भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं आप लोग, आप प्रहार कब करेंगे ये बताइए। हम आज यहाँ पर आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं, इन अधिकारियों को निष्पक्ष अगर जांच होनी है इस पूरे प्रकरण की, तो इन अधिकारियों को आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार में डूबी हुई भ्रष्टाचार की जमीनी के प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करें और राजीव स्वरूप को आपको बर्खास्त अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे क्या बोले? युवराज जी नहीं चल रहा है, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है आपसे मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इनके ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन अभी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। तीनों अधिकारियों को बर्खास्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है विपिन जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर पाल साहब के पास में जा रहा हूँ, बोलिए। देखिए शंकर, मैंने कहा ना कि अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस भ्रष्टाचार की वो इस प्रकार की नहीं, वो कार्रवाई की बात पूछ रही है। अपनी बात करिए, आप कब प्रहार करेंगे? कितनी कार्रवाई? $1 मिलियन क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको प्रहार करना आता है, चंदा बटोरना आता है। एक भी जवाब अपने जारी करें दफ्तर बना लिए पूरे देश के अंदर। विपिन जी सुन लीजिए, थोड़ा सुन भी लीजिए विपिन जी। अटारी नुमा आपने जेल के बाहर का बदमाशों ने गोलियां चलाई, सारी सुविधाओं से लैस कर दिया, और तुम्हारे एसडीएम और आईएफएस की गाड़ियों पर ट्रॉलियां ट्रैक्टर चला देते थे, रेत माफिया, उस समय खनन माफिया। आप आपके वहाँ अगर विधायक रेप करता है, यौन उत्पीड़न करता है, वो बच के निकल जाता है। भ्रष्टाचार करते हैं आपके मंत्री, वो बच के निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है भ्रष्टाचार करते हैं आपके सचिव है पाल साहब। पाल साहब, ये अधिकारियों ने बहुत सोच समझ के काम किया, बड़ी चालाकी से। सीधे सीधे संपत्ति में इन्होंने अपना हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अपने इस अवैध संपत्ति में एक बड़ा जो हिस्सा है अपने परिजनों के नाम करवाया। ये चीजें सामने आ रही है। इनको लगा कि शायद किसी को शक नहीं होगा, लेकिन ये तो पूरा राज, पूरा खेल सामने आ गया पल भर में। किस तरह से मिली भगत कर राज्य को लूटा जाता है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, और अपने पद का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ा उदाहरण तो पाल साहब यही है। जी देखिए गौरीशंकर जी, हमारे बड़े भाई विपिन जी सरकार में एक राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं पहले, मैं जानता हूँ उनको। एक बात समझना चाहता हूँ, इन्हीं से समझना चाहता हूँ कि अभी 117 भ्रष्टाचार के काम
उत्तराखंड में अभी तक हुए हैं, दोनों सरकारों के मध्य में हुए हैं। एक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा एक भी IAS अधिकारी जेल गया है, उसका नाम गिनवा दोगे तो मैं डिबेट से हाथ जोड़ के आपकी बात पूरी सुनता रहूंगा। अरे तुम एक भी भ्रष्टाचार बता दो ना, फालतू की बातें करते हो। अरे मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात बता दो। बताइए, चैलेंज कर दिया आपको विपिन जी, पाल साहब ने सीधे चैलेंज किया, भैया नाम बताइए कोई। ढेंचा बीच के IAS घोटालों के अधिकारी पिछले 5 सालों में आप पूछ रहे हैं पाल साहब? ढेंचा बीच के घोटालों के अधिकारी, ढेंचा बीच के घोटाले, ये सुनेंगे इनको मैं क्या करूँ? बड़ी सभ्यता वाले इनकी सरकार है भाई, ये सबको दबाएंगे। ये डिक्टेटर है, ये मुंह दबाने वाले, ये सत्ताओं को तोड़ने वाले, 12-12, 13-13 विधायक तोड़ करके अपनी सत्ता में लेके जाते हैं। ये वो लोग हैं जो क्या करें, आपके क्या करें भाई? सुनिए, आप घोटाले का क्या हुआ, कुंभ के घोटाले का क्या हुआ, घोटाले का क्या हुआ, संस्कृति विभाग के घोटाले का क्या हुआ, आप घोटाले का क्या हुआ, अन्य 22 साल से ये अधिकारी दीमक की तरह चाट रहे हैं उत्तराखंड को। सारी भूमि इन्होंने हड़प ली है, सारे जंगलात इन्होंने हड़प लिए हैं, सारा पानी इन्होंने बेच खाया है। लेकिन आज ब्लैक डे होने के बावजूद आपके हंसी के फवारे नहीं छूट रहे, बिकॉज आप बता नहीं पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि चोट कब करेंगे, आप बता नहीं पा रहे हैं इनको सस्पेंड कब करेंगे, आप बता नहीं पा रहे हैं कब करेंगे। आपको फुर्सत नहीं है लोगों को ज्वाइन कराने से और लोगों के दलों में तोड़-फोड़ करने से। अरे लोगों को उत्तर पता है भाई, तभी तो तुम्हारा याद है, लोगों को ठीक उत्तर पता है। है, ठीक है, आप दोनों को लो। अवनीश आप बोलिए। अवनीश, ये जो अफसरशाही हावी रही है ना, कोई इसी सरकार में नहीं, पहले भी हमने देखा, मुख्यमंत्री जब बदले गए दो उस वक्त ही हमने देखा कि किस तरह से अफसरशाही हावी रहती है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। क्या ये इल्म, क्या ये जानकारी सरकार को नहीं है कि भाई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार पर सवाल उठते हैं और उसका जवाब देना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है? और ऐसे में अगर सवाल उठ रहे हैं तो पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अवनीश, कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि देखिए पहले तो मैं आपको जी देखिए पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं, दोनों दल, क्या है वो बीजेपी हो कांग्रेस है, दोनों के प्रवक्ता इस बात को समझें कि जो अधिकारी हरिद्वार में डीएम या एसएसपी के पद पर रहे हैं, उन्होंने अपने पद पर रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक माफिया की उत्तराखंड में एंट्री कराई, यहां जमीनों का खेल शुरू हुआ, वो यहां पर जमीनें खरीदता रहा, अधिकारियों ने उनकी मदद करी, उसकी एवज में नोएडा के अंदर उन अधिकारी को, परिजनों को जमीनें दी गई जी। तो सवाल इस बात को लेकर है कि हम कहां जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं अधिकारी जिन्होंने पहाड़ को सिर्फ शहरगाह समझ लिया कि वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जिलाधीश बन गए, डीएम बन गए, एसएसपी बन गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफियाओं को उत्तराखंड में लिया है और उसकी एवज में यहां जमीन लुटवाई और फिर परिजनों को जमीन दिलवाई अपने। तो क्या गंभीर विषय नहीं है विपिन जी, आप गरिमा जी? ये हमें समझना होगा ना कि पहाड़ को लूटने वाले कौन लोग हैं, वो किसकी मदद कर रहे हैं, माफियाओं की एंट्री आप उत्तराखंड में करवा रहे हैं। और यही कारण है, मैं कहूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाश, मैं नाम भी लेके बता दूंगा, जो अब भी उत्तराखंड की राजनीति में भी दखलंदाजी कर रहे हैं, जमीनों के धंधे में वो हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे कारोबारी हो। सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बदमाश है जो हावी हो रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण उत्तराखंड से ही मिल रहा है। आप बताइए, आप मेरी इस बात से सहमत हैं विपिन जी या गरिमा जी? नहीं, बिल्कुल सहमत है। विपिन जी, आप सहमत हैं? सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से किया जाता है, पद का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उसका उदाहरण बताया अवनीश जी ने अभी। नहीं, देखिए, विपिन जी सहमत हैं? के बाद, बहुत ख्वाबों के बाद, चाहतों के बाद हमें एक पर्वतीय राज्य मिला है और इतनी सारी शहादतों के बाद हमें ये पर्वतीय राज्य मिला है। इतना छोटा, गरीब और नया राज्य है ये कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह से बाहरी लोगों की दखलंदाजी। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल बोले गरिमा जी। हाँ, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि बहुत बहुत कोशिशों के बाद, शहादतों के बाद, सपनों के बाद हमको ये राज्य मिला है और जिस तरह का हश्र इस राज्य का हो रहा है कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली अपने साथ लेकर आ रहे हैं ये अफसर, जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है, जिस तरह से नेताओं के ऊपर अफसरशाही यहाँ हावी दिखाई पड़ रही है और जिस तरह से आप देखिए सालों साल से स्मार्ट सिटी बन रही है हमारे वहाँ, पता नहीं कितने साल हो गए कि सारे पूरा शहर खोद कर रखा हुआ है स्मार्ट सिटी का, अभी तक तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं या ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं या
व्हाट इज हैपनिंग समझ नहीं आ रहा है कि नमामि गंगे में करोड़ों रुपया आता है, स्वच्छ भारत अभियान में करोड़ों रुपया आता है, वो जाता कहाँ है? यानी कि अपने ही रिश्तेदारों को, परिजनों को यहाँ भरते जा रहे हैं। आप सचिवालय के और विधानसभा के भाई साहब किसी भी दफ्तर में चले जाइए, मैं गारंटी के साथ आपसे कह रही हूँ, आपको उत्तराखंडी मूल का स्थानीय युवा नहीं नजर आएगा। आपको यूपी, बलिया, बिजनौर यही सारा वहाँ दिखेगा, क्योंकि इन लोगों ने, अधिकारियों ने रूल्स को तोड़ मरोड़ कर, नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने गृह जनपद के लोग सारे यहाँ भर। अच्छा, 2015-16 में जब हरीश रावत की सरकार थी, उसमें बेनामी संपत्ति कानून बना था, इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी दे पाएंगी, वो लागू क्यों नहीं हो पाया था फिर? नहीं, वो लागू इसीलिए नहीं हो पाया कि हरीश रावत सरकार कितने हर्डल्स के साथ 2.5 साल तो वो रहे मुख्यमंत्री। पहले तो उनको बनाया गया, आपदा के समय पर दैवीय आपदा को विजय बहुगुणा टैकल नहीं कर पा रहे थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इस करके हमारे हाईकमान ने तुरंत एक निष्क्रिय मुख्यमंत्री को हटाया और माननीय हरीश रावत जी को लाए। माननीय हरीश रावत जी जो है वो, उनका प्राथमिकता रही 4 धाम यात्रा को सबसे पहले सुचारू करना, क्योंकि वो बैकबोन है हमारे उत्तराखंड की। उससे निपटे तो वो गर्दन से चोटिल हो गए। गर्दन की चोट ठीक होती है तो हमारी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाता है, अनस्टेबल कर दिया जाता है, और लगातार हमारे पूरे बजट को पता नहीं कहाँ खोकर रख दिया। तो हम तो कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में ही नहीं थे। किसी तरह से जोड़ जंतर की सरकार हमारी चल रही थी, पीडीएफ के सहयोग से हम सरकार चला रहे थे। लेकिन अब तो प्रचंड बहुमत की सरकार है, कहाँ है भू कानून, कहाँ है चकबंदी कानून, कहाँ है लोकायुक्त? अब प्रचंड बहुमत की जिसके पास सरकार हो उसको तो बेधड़क होकर निर्णय करने चाहिए। लेकिन अफसोस कि पुष्कर सिंह धामी एक रबड़ स्टैंप से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुए। पुष्कर सिंह धामी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है कि छोटी मछलियों पर तो आप गाज गिराते हैं, लेकिन जो अधिकारी या जो मंत्री आपके संलिप्त हैं, साफ साफ तौर पर धन सिंह रावत का घोरक धंधा दिखाई पड़ रहा है सहकारिता में और स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन नहीं, धन सिंह रावत तो अजय हैं, अमर हैं, पता नहीं कौन सी गुट्टी पिलाकर आरएसएस ने भेजा है कि उनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते पुष्कर सिंह धामी जी। हाथ लगाएंगे तो शायद आरएसएस का डंडा उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। तो हमसे कहते हैं कि परिवारवाद या गांधी परिवार की राह पर कांग्रेस चल रही है। मोदी और शाह ने खाता ना बही, जो मोदी और शाह कहें वही सही। ठीक है, आजकल राज्यों की तो अपनी कोई औकात, कोई बिसात नहीं है। ठीक है, विपिन जी आप जुड़े हुए हैं, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद जी भाग खड़े हुए, उनको ऑडियो जवाब उनके पास था नहीं। राम मंदिर भी घूम आए वो, उनको ऑडियो शायद पाल साहब आपको ऑडियो आ रहा है? हरीश रावत जी के स्टिंग पर भी घूम आए, लेकिन जवाब है ही नहीं कैंसुला जी के पास। कैंसुला क्या, किसी भी प्रवक्ता के पास जवाब नहीं। अवनीश साहब, ये क्या लगता है आपको, सरकार कार्रवाई करने से क्यों डर रही है? बार बार ये कहा जा रहा भाई जांच होगी, तमाम चीजें, कुछ तो चीजें स्पष्ट हुई हैं। अगर जीरो टॉलरेंस की बात है तो कम से कम शुरुआती तौर पर सरकार ये दिखाए कि भाई हम उसी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है, और जैसे ही हमें जानकारी मिली हमने तुरंत इस पर कार्रवाई की। लेकिन शंकर जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगी कि बीएल संत जो हैं वो एमडीडीए के वीसी हैं, और अवनीश जी के संज्ञान में होगा कि जब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि सड़कों को आवाजाही के लिए चौड़ीकरण किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ट्रैफिक सिस्टम सुचारू चले इसलिए चौड़ीकरण सड़कों का होता है, लेकिन यहाँ एमडीडीए ने आधी सड़क को कवर करके आधी सड़क केवल एक सिंगल लेन छोड़ी है, वो भी सबसे पॉश इलाका यानी कि राजपुर रोड देहरादून का, और पिछले 4 साल से हम लोग उसको पार्किंग की तरह यूज कर रहे हैं सड़क को, और हम स्मार्ट पार्किंग के नाम पर हमसे उगाही की जा रही है। तो जब संत साहब से पूछा गया तो संत साहब ने कहा अच्छा सड़कों पर पार्किंग खुली हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरे संज्ञान में ये प्रकरण नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा और लोगों पर कार्रवाई करूंगा। आज 3 महीने पुराना ये इनका बयान है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मैं कहना चाहती हूँ एमडीडीए में किसी का नक्शा पास नहीं होता, या कोई प्रताड़ित या शोषित अपने आप को महसूस करता है तो वो वीसी के पास जाता है कि मेरा नक्शा पास नहीं हो रहा है या मेरे भूमि पर कब्जा कर लिया है। अब ऐसा वीसी अगर होगा जो खुद भ्रष्टाचारी होगा, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा होगा, वो दूसरों की समस्याओं का क्या निस्तारण करेगा? तो कहीं ना कहीं अफसरशाही या आईएएस लॉबी पर इतना बड़ा बदनुमा दाग क्रेडिबिलिटी समाप्त करता है, विश्वसनीयता समाप्त करता है। वो जनता जो ये सोचती है कि हम कल को मुसीबत में फंसेंगे तो ये अफसरशाही हमको बचाएगी, जो अफसरशाही मुसीबत में फंसी हो तो फिर उसको कौन बचाएगा? ठीक है, अवनीश आप ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है आपको, सरकार कार्रवाई करने से, कोई बयान देने इस पर क्यों बच रही है? और दूसरा, ये विपिन जी की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई हमने कार्रवाई की है, कई सारे उदाहरण उन्होंने दिए, लेकिन पाल साहब ने वही सवाल पूछा कि भैया एक उदाहरण बताइए कि आपने कौन से अधिकारी को जेल भेजा अभी तक।
तो ये दिखावे की कार्रवाई है या फिर वाकई में नजरअंदाज इन चीजों को किया जा रहा है? फिर ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भाई इनको बचाने की 8 पत्रकार घूमते रहे जी, शंकर भाई, लेकिन एक भी IAS अधिकारी ठीक है, कुछ अवनीश, बोलने आप के लिए बोलिए। तैयार नहीं था इस प्रकरण पर। बिल्कुल नहीं बोला। सचिवालय में रेला पेला मचा हुआ था सारे पत्रकारों बिल्कुल का। बिल्कुल लेकिन सही कह हर रही गरिमा पत्रकार जी, मुख्यालय किसी आके ने यही कह रहा था, मैडम इस दुखद प्रकरण पर कोई नहीं कुछ बोलना ठीक है, चाहता, अवनीश, आप बोलिए। चुप्पी नहीं तोड़ना चाहता अपनी, न राज्य देखिए सरकार की ओर शंकर, से, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, क्योंकि गरिमा जी, आ रहा हूं आपके ये पास, पूरा अवनीश। एक तो मैं पहले बता दूं कि ये मामला क्योंकि रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, रेवेन्यू के जो कस्टोडियन होते हैं वो जिलाधीश होते हैं या कि डीएम होते हैं, तो उन्होंने ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई को ये कह देना कि सरकार ने कार्रवाई की है, तो मैं समझता हूं ये एक राजनीतिक बयान तो हो सकता है, लेकिन ये एक सही तरीके से हम इसको नहीं कह पा रहे। दूसरी बात ये है कि सवाल इस बात को लेकर है कि जिस IAS अधिकारी के परिजनों का नाम सामने आया है, जिस IPS अधिकारी के परिजनों का नाम सामने आया है, सरकार को चाहिए कि या तो उनको छुट्टी पर भेजे, जिस तरह की मांग समाज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने की है, या फिर कहे कि ये शामिल नहीं थे इसमें। शामिल नहीं थे। दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री के ऊपर नजरें, मुख्यमंत्री अब क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां पर जांच चलेगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके तार उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, आला अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, उनके परिजनों के नाम मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक बयान आना चाहिए, सरकार के प्रवक्ता की तरफ से बयान आना चाहिए, लेकिन क्योंकि फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, अगर विपिन जी कुछ कह रहे हैं या कोई उनका प्रवक्ता है तो सिर्फ एक राजनीतिक बयान में इसको कहूंगा। इस बयान की कोई सत्यता बिल्कुल भी नहीं होगी जब तक प्रवक्ता ना बोले या सरकार की तरफ से बयान ना आए। तो निश्चित तौर पर आज के समय में सबकी निगाहें मुख्यमंत्री की ओर हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने आते हैं तो क्या कहेंगे, क्या उनका रुख रहेगा, क्या वो जांच आगे बढ़ाने की बात कहेंगे, क्या इन अधिकारियों को छुट्टी पर भेजेंगे, या क्या उनका स्टैंड इस पूरे गंभीर प्रकरण पर होगा। सबकी नजरें उन पर है, क्योंकि फैसला सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को लेना है, किसी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं लेना। ठीक है, गरिमा जी संक्षेप में जाते जाते 10 सेकंड। मैं ये कह रही हूँ कि जो अवनीश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, सरकारी और शासकीय प्रवक्ता की ओर से बयान नहीं आ रहा है, किसी मंत्री की ओर से बयान नहीं आ रहा है जो सरकार का नुमाइंदा हो। देखिए, जो प्रवक्ता होते हैं सत्तारूढ़ दल के, वो तो संगठन के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई सरकार का अधिकृत व्यक्ति चाहिए जिसने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, आज ही अपने कार्यालय पहुंचकर कर्नल कोठियाल और भूपेश उपाध्याय की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और जिसको उत्तराखंड टकटकी बात कर देख रहा है, जो उत्तराखंड के हितों से जुड़ा हुआ मामला है, जो उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें आपके मुंह से एक शब्द नहीं छूट रहा है, तो ये बताता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मानसिकता या आपका लगाव हमारे प्रदेश के साथ कितना है। उम्मीद करते हैं आगे कार्रवाई हो, वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश का, DK पॉल साहब शुक्रिया, और विपिन जी आपका शुक्रिया, गरिमा जी आपका भी शुक्रिया, आप सभी ने वक्त दिया, आप जुड़े। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, गंभीर है, बड़ा मामला है, और सवाल सरकार से ये पूछा जा रहा है कि भाई अभी तक इस पर कोई बयान ना देना क्या दिखाता है, और चीजें जब स्पष्ट होती जा रही हैं तो क्या कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या जानबूझकर उनको बचाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पूरे मामले पर सरकार का रुख रहता है और कब तक इस मामले पर कार्रवाई हो पाती है। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।